वो बिना पीछे देखे भागती जा रही थी। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। जब उसने देखा कि वो शौर्य धनंजय की हवेली से काफ़ी दूर आ चुकी है तो उसने गहरी सांस ली। उसके दिल को सुकून महसूस हुआ कि वो उस डेविल की कैद से आज़ाद हो चुकी है। अभी वो पल भर को रुकी ही थी कि काले रंग की 4 गाड़ियां तेजी से उसकी ओर आईं और उसे घेर कर रुक गईं। वो जो सोच रही थी कि भागने में सफल हो चुकी है, उसे राह फरार मिल चुकी है, लेकिन नहीं जानती थी कि वो एक और बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है। शौर्य धनंजय कोई मामूली इंसान नहीं था। वो ऐसे कैसे इतनी आसानी से कुमुद को अपनी पकड़ से छोड़ सकता था। गार्ड तेजी से गाड़ी से उतरे और पीछे की सीट का दरवाजा खोल दिया। बाहर निकलने वाले व्यक्ति को देखकर उसने डर और तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से नामे सिर हिलाने लगी। उसका जी चाहा कि काश उसे मौत आ जाए और वो इंसान उसके करीब आने से पहले ही इस दुनिया से चली जाए। उसका नन्हा सा दिल उस इंसान के चेहरे की सख्ती को देखकर बुरी तरह कांपने लगा था। उसकी टांगों ने उसका बोझ उठाने से मना कर दिया था और फिर वो वहीं बैठती चली गई। शौर्य धनंजय छोटे छोटे कदमों से चलता हुआ उसके पास आया और उसके सामने पंजों के बल बैठते हुए बोला, मेरी बुलबुल, मैंने तुम्हें समझाया नहीं था कि मेरी इजाज़त के बिना तुमने हवेली से एक कदम भी बाहर नहीं निकालना है। वो उसकी ठोड़ी पकड़कर बेशक बहुत ही नरम लहजे में बात कर रहा था, मगर उसका ध्यान कुमुद के कांपते हुए होठों पर था, जो डर के मारे फड़फड़ा रहे थे। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे तुमसे नफरत है। डर के बावजूद ये शब्द उसके मुंह से निकल रहे थे और वो खुद इस बात पर हैरान थी। शौर्य धनंजय हल्का सा मुस्कुराया। अरे ऐसे कैसे मेरे पास नहीं रहना तुमने? तुम्हारी तो मैंने एक बड़ी कीमत चुकाई है। मैंने तुम्हें पूरा 1 महीना दिया था। अगर तुम इस 1 महीने में सारे पैसे मुझे लौटाने में सफल हो जाती तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर देता, मगर तुम नाकाम हो गई। तो इसका क्या मतलब है? अब सारी ज़िंदगी तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। यही डील हुई थी और इस डील को तुम्हें अब मानना ही पड़ेगा। वो शिकायत भरी नज़रों से शौर्या की ओर देखने लगी। चलो अब उठो और अच्छे बच्चों की तरह वापस चलो। उसने कुमुद का बाजू पकड़कर अपने साथ ले जाने के लिए कहा। कुमुद ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, तुम्हें मेरी एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती? मुझे तुमसे नफरत है, इतनी नफरत है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे पास शब्द नहीं है। तुम इतने घिनौने और घटिया इंसान हो कि तुम्हें देखकर मुझे घिन महसूस होती है। तुम मासूम लोगों के, न जाने कितनी लड़कियों की। इससे पहले वो कुछ और कहती, शौर्य धनंजय का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। अब उसका सब्र भी टूट चुका था। अपने बारे में कुमुद के मुंह से ये शब्द सुनकर उसका दिल बुरी तरह जख्मी हो चुका था। गुस्से के मारे वो कुमुद का मुंह दबोचते हुए नफरत से बोला, अगर दोबारा तुमने इस तरह की बात कही तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूँगा। और तुम जानती हो कि मैं ये करने की काबिलियत भी रखता हूँ। काफ़ी अरसे से मैं तुम्हारे साथ नरमी बरत रहा था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है तुम नरमी के काबिल ही नहीं हो। जब तक तुम्हारे साथ सख्त रवैया ना अपनाया जाएगा तब तक तुम्हारे इस नादान और बेचैन दिल को चैन नहीं मिलेगा। इस बार वो उसे खींचते हुए गाड़ी की तरफ ले जा रहा था। उसके पैर और घुटने जमीन से टकराने के कारण बुरी तरह जख्मी हो चुके थे और दर्द से वो चीख रही थी, मगर आज उसे उसके दर्द की परवाह नहीं थी। आज उसके दर्द की परवाह करने वाला वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। शौर्य धनंजय उससे पूरी तरह अनजान बना हुआ था, क्योंकि इस बार उसकी मोहब्बत ने उसकी कमजोरी पर वार किया था। क्या वो उसे इतना घटिया समझती थी कि उस पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया? ये सोचते ही उसे अपने ही वजूद से घिन आने लगी थी। उसे गाड़ी में धक्का देकर बिठाने के बाद शौर्या ने अपने गार्ड से कहा, तुम घर चले जाओ, मुझे कहीं और जाना है। लेकिन सर, आप अकेले? गार्ड ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, लेकिन शौर्या की आंखों में धधकती आग देखकर गार्ड भी खामोश हो गया था। और इसके बाद वो गाड़ी तेजी से वहाँ से निकाल चुका था। शेरू, जो उसका सबसे खास आदमी था, बेचैनी से उस गाड़ी को आगे बढ़ते हुए देख रहा था। उसने अपने पास खड़े गार्ड से कहा, इस लड़की ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। गार्ड सिर हिलाते हुए बोला, तुम सही कह रहे हो। उसे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। क्या वो नहीं जानती कि शौर्य सर के साथ अतीत में क्या हुआ था? इस लड़की ने शौर्य सर के जख्मों को उधेड़ दिया है और इसकी सज़ा इस लड़की को ज़रूर मिलेगी। अब भगवान ही इस लड़की की रक्षा करें। शेरू हल्के से हंसा। मुझे नहीं लगता कि उसे इस बारे में कुछ भी पता होगा। खैर, हमें क्या, वो जाने और उनका काम जाने। उस लड़की ने जाने अनजाने गलती की है तो सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी।
ये कहकर वे अपनी अपनी राह चल दिए। उन्हें अभी और भी बहुत से काम करने थे। अगर वे समय पर उन्हें पूरा न करते तो शौर्य धनंजय की तरफ से एक नया हुक्म आ जाता। शौर्य गाड़ी तेज रफ्तार में चला रहा था, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि उसकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। सीट बेल्ट लगे होने के बावजूद भी कुमुद बार बार डैशबोर्ड से टकराते टकराते बची थी और ये देखकर कुमुद को अब डर महसूस होने लगा। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, भगवान के लिए गाड़ी थोड़ी धीरे चलाओ, मुझे डर लग रहा है। शौर्य ने ठंडी नज़र से उसे देखा और फिर एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, डरने की क्या बात है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा और हम दोनों एक साथ मर जाएंगे। कुमुद गुस्से से बोली, मैं तुम्हारे साथ हरगिज भी मरना नहीं चाहती। वाह, पहली औरत देख रहा हूँ जिसे अपने पति के साथ मरने में इतनी तकलीफ हो रही है, वरना तो पहले ज़माने में पत्नियाँ अपने पति के साथ ही सती हो जाया करती थीं। लेकिन अफसोस तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी पतिव्रता के भाव नहीं हैं। न चाहते हुए भी उसके बोलने का अंदाज कड़वा हो गया था। कुमुद ने गुस्से से उसे जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हें अपना पति मानती ही नहीं और ना ही कभी मैं तुम्हें अपना पति मानूंगी। तो तुम्हारे लिए पतिव्रता के भाव मन में क्यों पालूं? तुम्हारे लिए तो मेरे मन में बस एक ही भाव है और वो है नफरत का भाव। मरकर भी तुम्हें अपना पति नहीं मानने वाली। शौर्य धनंजय तीखे शब्दों में बोला, इसीलिए तो मनवाने ले जा रहा हूँ, ताकि तुम्हारे छोटे से दिमाग में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भूसा भरा हुआ है, ये बात घुस जाए कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम पर अपना हक रखता हूँ और जब चाहूँ अपना हक वसूल भी कर सकता हूँ। ये अलग बात है कि मैं अब तक तुम्हारे साथ नरमी बरत रहा हूँ और तुमसे अपना हक वसूल नहीं किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें टाइम देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी सख्त आवाज़ सुनकर कुमुद एक पल के लिए डर गई। घबराते हुए बोली, तुम्हारा मतलब क्या है? हमारे बीच एक डील हुई थी कि तुम 2 महीनों तक मेरे करीब भी नहीं आओगे। शौर्य हंसा, मगर उसकी आंखों में गुस्सा भी झलक रहा था। वो डील मैंने इस शर्त पर की थी, अगर तुम चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह मेरे साथ रहोगी, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करोगी, और तुमने कहा भी था कि तुम ऐसा ही करोगी, मेरी हर बात मानोगी। मगर ये तुम्हारी तीसरी बार है जब तुमने हवेली से भागने की कोशिश की है, और इस बार तो तुमने मुझसे बदतमीजी भी की है। वो उसकी आंखों में गुस्से की लाली देख रही थी। पिछले 1.5 महीने से मैं ये सब बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर हर मर्द की सहन शक्ति की एक हद होती है, मेरी भी थी और अब वो हद ख़त्म हो चुकी है। अब मुझसे किसी भी नरमी की उम्मीद मत रखना। आज मैं तुम्हारे करीब भी आऊँगा, तुम्हारे खूबसूरत वजूद पर अपनी मोहब्बत की मोहर भी लगाऊंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकती। कुमुद ने नफरत से कहा, मुझे तुम जैसे घटिया इंसान से पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी, जो लड़कियों का सिर्फ इस्तेमाल करना जानता हो, उसके अलावा उसे और कुछ आता ही ना हो। कुमुद ने फिर उसके ऊपर एक करारा वार किया था, जिस वार को वो सहने की शक्ति नहीं रखता था। शौर्य ने गाड़ी झटके से रोकी और गुस्से से चीखते हुए बोला, अभी और इसी वक्त मेरी गाड़ी से नीचे उतरो। उसकी बात सुनकर कुमुद डर के मारे सिहर उठी थी, क्योंकि चारों ओर घना जंगल था। हवाओं की सरसराहट उस जंगल को और भी भयानक बना रही थी। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई और उसका छोटा सा दिल डर के मारे धक धक करने लगा। कांपती आवाज़ में बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इस वक्त कहाँ जाऊँगी? शौर्य ने तंज कसते हुए कहा, वहीं जाओ जहाँ तुम पहले जाने के बारे में सोच रही थी। जब हवेली से भागी थी तो मुझसे पूछकर नहीं भागी थी कि कहाँ जाओगी। अभी और इसी वक्त मेरी गाड़ी से नीचे उतरो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं उतर रही। कुमुद ने आंखों में आए आंसू पोंछते हुए जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाया और इनकार कर दिया। शौर्य धनंजय ने गुस्से से उसकी साइड का दरवाज़ा खोला, उसका बाजू पकड़कर जोर से बाहर खींचा और गाड़ी से बाहर निकालते हुए बोला, तुम जैसी लड़कियों को इज्जत राशि नहीं आती। तुम जैसी लड़कियां प्यार की भाषा समझती ही नहीं हैं। आज की रात यहीं गुजारो। मुझे यकीन है थोड़ी ही देर में भेड़िए तुम्हारा हालचाल पूछने आ जाएंगे, तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। वो अच्छी तरह जानता था कि कुमुद को जानवरों से कितना डर लगता है। अभी कुछ देर पहले जहां वो भाग रही थी वो इलाका कमर्शियल था, मगर अब वे फिर से वीरान जंगल में आ चुके थे। यही बात उसे इस इलाके के बारे में सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी। थोड़ी सी दूरी पर ही एक घना जंगल शुरू हो जाता था। जहां उनकी हवेली थी वो भी एक गहरे घने जंगल में बसी हुई थी और अब वे उसी से कुछ ही दूरी पर थे। शौर्य ने तंज से कहा, चलो मैं तुम्हारी आसानी के लिए तुम पर एक एहसान कर देता हूँ। मैं तुम्हें हवेली तक जाने का रास्ता बता देता हूँ। इस सड़क पर सीधा चलोगी और लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर
तुम्हें हमारी हवेली नज़र आ जाएगी। तब तक तुम पर डिपेंड करता है। अगर चाहो तो सारी ज़िंदगी यहीं गुजारो और अगर दिल करे तो मेरे पास वापस लौट आओ। खुले दिल से स्वागत करने के लिए शौर्य धनंजय तैयार रहेगा। ये कहकर वो गाड़ी की ओर बढ़ा। कुमुद भागती हुई उसके पीछे आई और उसके कदमों में गिर गई। शौर्य प्लीज, मुझे यहाँ जंगल में अकेला छोड़कर न जाएं। अगर सच में कोई जंगली जानवर आ गया तो क्या होगा। मगर इस बार शौर्य ने एक झटके से उसे पीछे कर दिया और गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें बहुत प्यार कर लिया, लेकिन अब और नहीं। अब मुझे समझ आ गया है कि तुम प्यार की भाषा समझते ही नहीं हो। जब तक तुम्हारे साथ सख्ती न की जाए तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आएगा और तुम्हारे जैसी लड़कियों को समझाना मुझे अच्छे से आता है। ये कहकर शौर्य अपनी गाड़ी में बैठा और एक झटके में अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। कुमुद वहीं अकेली रह गई और दूर तक शौर्य की गाड़ी से उड़ती धूल को देखती रही। धीरे धीरे अब धूल भी उसकी आंखों से गायब होने लगी थी। उसे अपने चारों ओर घना अंधेरा और दूर से आती जानवरों की आवाज़ें डराने लगीं। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। अभी कल ही तो एक औरत उसे बता रही थी कि इसी जंगल में जंगली कुत्तों ने एक बच्चे को बुरी तरह घायल कर दिया था। और ये बात याद आते ही कुमुद का पूरा वजूद डर के मारे कांपने लगा था। उसने एक नज़र शौर्य धनंजय की गाड़ी की ओर डाली, जो अब उसकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। उसने डरी सहमी नज़र अपने आसपास देखा और डर के मारे उसने तेज कदमों से दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन पैरों में जख्म होने की वजह से वो बार बार ज़मीन पर गिर जाती। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे और उसके दिल से बस एक ही आवाज़ निकल रही थी, अपने पापा के लिए शिकायतें। पापा, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। ना तो आपने बचपन में मुझे प्यार दिया और ना ही जवानी में आप मेरा सहारा बने। भगवान जी से आपकी शिकायत ज़रूर करूँगी और उनसे बोलूँगी कि उन्होंने मुझे आप जैसा बेदर्द बाप क्यों दिया। उसे इस हाल में लाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा बाप था। जहाँ तक शौर्य की बात थी, उसने तो बस अपने पैसे वसूल किए थे। बहते आंसुओं को पोंछते हुए और मन ही मन अपने बाप से शिकायत करते हुए वो आगे बढ़ती जा रही थी। अभी वो कुछ ही दूर गई थी कि उसे कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो कुछ लड़कों का एक झुंड था जो उसी की ओर बढ़ रहा था। अरे देखो तो, कितनी खूबसूरत हसीना है। उनमें से एक ने उसकी तरफ इशारा किया तो कुमुद का डर और भी बढ़ गया था। वो और भी तेज भागने लगी। दूसरा लड़का जोर से चिल्लाया, अरे जाने मत दो इसे, इतना खूबसूरत माल है, हमारी तो रात रंगीन हो जाएगी। और उन लड़कों की बातें सुनकर कुमुद का दिल डर के मारे धड़कने लगा था। वे सभी बुरी नीयत वाले बिगड़े हुए अमीर जादे लग रहे थे, जो उनके हुलिये से ही साफ नजर आ रहा था। उनके पास एक महंगी गाड़ी थी जिसे वे धीमी रफ्तार में कुमुद के पीछे पीछे चला रहे थे। वे उसकी बेबसी को देखकर मजा ले रहे थे। पहले कुमुद उन्हें नज़रअंदाज करते हुए धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उन लड़कों को लगातार अपने पीछे आता देखकर अब कुमुद पागलों की तरह भाग रही थी। कभी गिरती, कभी उठती और कभी चीखती, तो कभी रोती, तो कभी मदद के लिए पुकारती। एक बेबस औरत की तरह जो अपनी किस्मत से लड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर हालात के सामने हारती जा रही थी। साथ ही साथ बस शौर्य धनंजय को भी कोसती जा रही थी। तुम पत्थर दिल इंसान हो शौर्य धनंजय, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। उन लड़कों में से एक विनोद नाम का भी लड़का था। कुमुद की ओर देखते हुए बोला, यार मेरी मानो तो इसे छोड़ दो, बेचारी न जाने कितनी मजबूर होगी, देखती नहीं उसकी हालत कितनी ख़राब है। दूसरा लड़का उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, तुझे कब से इन लड़कियों पर इतना तरस आने लगा? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, इस तरह नेक बनने की एक्टिंग मत किया कर। तो इस तरह शरीफ बना हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसा है वैसा ही बनकर रहे, तेरी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। कुमुद चौथी बार जमीन पर गिरी थी और अब उसमें उठने की भी हिम्मत नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वो बस अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दे, मुझे ये अपमान भरी जिंदगी मत देना। और तभी अचानक एक काले रंग की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी थी। गाड़ी की तेज लाइट उसकी आंखों पर पड़ी, जिससे उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब उसने तेज कदमों की आहट सुनी तो उसे समझ आ गया, वही जालिम इंसान वापस आ गया है। शौर्य धनंजय के माथे पर गहरी सिलवटें पड़ी हुई थीं। गुस्से के मारे गर्दन की नसें तनी हुई थीं और उसकी आंखों से जैसे अंगारे बरस रहे थे। वो गुस्से में तेजी से कुमुद के पास गया और अपने कंधों से उतार कर एक चादर उस पर डाल दी। कुमुद ने उस चादर को मजबूती से पकड़ लिया और शिकायत भरी नज़रों से शौर्य को देखने लगी। मगर शौर्य का ध्यान तो फिलहाल पूरी तरह उन लड़कों की तरफ था जिन्होंने उसकी बीवी पर गंदी नज़र डालने की कोशिश की। ओए हीरो, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है?
उनमें से एक लड़का जो नशे की हालत में लग रहा था लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोला, जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना तुझे रात में ही सूरज के दर्शन करा देंगे। अगर तू अपने बाप की औलाद है तो मुझे हाथ लगा कर दिखा। और ये सुनकर शौर्य धनंजय का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो तेजी से उस लड़के की तरफ बढ़ा और वो लड़का एक ही मुक्का खाकर जमीन पर गिर चुका था। शायद उन लड़कों को ये नहीं पता था कि शौर्य सिर्फ कराटे में माहिर नहीं बल्कि रोजाना जिम भी जाता है। उसके बाजू फौलाद जैसे मजबूत थे। ये देखकर बाकी लड़के डर गए क्योंकि वो शौर्य के मुकाबले काफ़ी दुबले पतले थे। उनमें से एक ने डर के मारे पिस्टल निकाली, लेकिन शौर्य जानता था ऐसे कायर लोग कभी गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर सकते। वो मजबूत कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा और वो लड़का डर के मारे लगातार पीछे हटता जा रहा था। और फिर अचानक पिस्टल उसके हाथ से छूट गई और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। ये देखकर शौर्य के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं तुम लोगों को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन तुम लोगों की हालत देखकर न जाने क्यों मुझे तुम लोगों पर तरस आ गया है। इसलिए मैं खुद तो तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अपने आदमी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। वे तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करेंगे। ये कहकर वो तेजी से कुमुद की ओर बढ़ा और उसके गार्ड्स उन लड़कों की ओर बढ़ गए। विनोद बेहद डरा हुआ था। वो गार्ड से डरते हुए पूछने लगा, ये आदमी कौन है? और गार्ड ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्या तुम डेविल को नहीं जानते? ये सुनकर विनोद मेहरा के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। अभी कुछ दिन पहले ही तो उसने अपने पिता से सुना था कि डेविल ने उसके कई आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो क्या ये वही डेविल था? वो डरा हुआ भी था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा खुशी भी महसूस हो रही थी, क्योंकि अब उसे उस इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी मिल चुकी थी। वो शौर्य धनंजय के गार्ड से बचकर भागने में कामयाब हो चुका था। अब उसे अपने दोस्तों की कोई फिक्र नहीं थी। उसे बस किसी भी तरह ये खबर अपने पिता तक पहुंचानी थी कि अगर हमें उसकी बीवी मिल जाती है तो हम उसे जो चाहे करवा सकते हैं और अपना हर नुकसान पूरा कर सकते हैं। गाड़ी हवेली के बाहर आकर रुकी। उसने कुमुद को बाहर आने के लिए कहा और कुमुद चुपचाप गाड़ी से बाहर उतर आई। कुमुद का हाथ पकड़कर वो हवेली की ओर बढ़ने लगा, लेकिन कुमुद के लिए चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। शौर्य ने एक पल के लिए रुककर कुमुद की ओर देखा था और फिर अगले ही पल उसे अपनी बाहों में उठा लिया। कुमुद ने अपने दोनों बाजू उसकी गर्दन के इर्द गिर्द लिपेट लिए थे। उसका हल्का फुल्का वजूद अपनी बाहों में उठाते ही शौर्या के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। जरा सी है नहीं, और हिम्मत देखो इस लड़की की। शौर्य धनंजय से पंगा लेने चली थी। उसने अपनी बाहों को और भी समेट कर कुमुद को अपने करीब किया था। शौर्य को उसकी सांसें अपने सीने पर महसूस हो रही थीं। उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनकर उसे तकलीफ भी हो रही थी। वो नहीं चाहता था कि वो इतनी परेशानी से गुजरे। उसका मकसद सिर्फ उसे छोटा सा सबक सिखाना था, छोटी सी डोज देनी थी। बस आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरे हैं, मैं आपसे नाराज़ हूँ, कुमुद ने सिसकते हुए धीमे लहजे में कहा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरी तरफ से ठंडा सा जवाब आया। आपको फ़र्क पड़ता है। अगर आपको वाकई कोई फ़र्क न पड़ता तो आप मेरी मदद करने कभी ना आते, कुमुद ने नाराज़गी से कहा। शौर्य ने गहरी सांस ली और ठहर कर कहा, देखो मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की कि मुझे तुमसे कोई प्यार या मोहब्बत हो गई है, बल्कि मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम मेरी पहुंच में हो, मेरी पत्नी हो, मेरे नाम के साथ जुड़ी हुई हो, और इसीलिए तुम मेरी इज्जत हो। तुम्हारी रक्षा करना मेरा फ़र्ज है, और मेरे अलावा अगर किसी ने भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूँगा। तुम्हें देखने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरी आंखों को है, किसी और को नहीं, समझी तुम? और कुमुद का दिल एक बार फिर अंधेरों में डूब गया था, क्योंकि उसके बोलने के अंदाज से साफ महसूस हो रहा था कि वो कुमुद से प्यार नहीं करता, वो बस उस पर हक जताता है, और यही करने से उसे सुकून भी मिलता है। कुमुद का दिल एक बार फिर टूट गया था। क्या आपको मुझसे कभी भी प्यार नहीं हो सकता? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। शौर्य कुछ पल के लिए खामोश रहा। कुमुद के सवाल ने उसके दिल को छुआ था। मन में कुछ लहर सी उठी थी, लेकिन वो इन जज्बातों से अनजान था। मोहब्बत क्या होती है, इश्क क्या होता है, उसे नहीं पता था। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर ठंडे लहजे में बोला, मुझे सवाल का जवाब नहीं पता। मैंने कभी भी तुम्हारी जात में दिलचस्पी नहीं ली, और जब तक हम किसी में दिलचस्पी नहीं लेते तब तक हम उससे मोहब्बत करना तो दूर, कोई लगाव तक महसूस नहीं करते। तुम इस घर में मेरी नौकरानी की हैसियत से रह रही हो। तुम खुद ही सोचो कि एक मालिक अपनी नौकरानी को कितनी अहमियत दे सकता है। मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ, मैं एक जीती जागती इंसान हूँ और इस देश की स्वतंत्र नागरिक हूँ, कुमुद तड़प कर बोली।
शौर्य धनंजय उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। जहां तक मुझे याद है तुमने मुझ पर केस भी करके देख लिया था, लेकिन उससे क्या हासिल हुआ? क्या तुम मुझसे पीछा छुड़ाने में कामयाब हुई? हरगिज नहीं, क्योंकि जिस देश के कानून तुम मुझ पर लागू करना चाहती हो, मैं चाहूँ तो उस देश के कानून भी बदल सकता हूँ। इसीलिए मुझसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोच लेना। उसने कुमुद को कमरे में लाकर धीरे से बेड पर लेटाया। तुम यहीं बैठो, मैं मरहम लेकर आता हूँ। और कुछ ही देर में वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ चुका था। जैसे ही वो उसके पैरों पर मरहम लगाने के लिए झुका, कुमुद ने झट अपने पैर खींच लिए। खबरदार, अगर आपने मुझे हाथ भी लगाया। शौर्या ने गहरी सांस ली और ठंडे लहजे में कहा, अभी पूरा का पूरा तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर लाया हूँ। उस वक्त तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत थी, तब तुमने नहीं कहा कि मुझे हाथ मत लगाना। इसलिए अब भी चुपचाप बैठी रहो। जो कह रहा हूँ उसे करने दो। और देखो कुमुद, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। पहले ही मेरा दिमाग घूमा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा कर बैठूं कि तुम्हें भी शर्मिंदगी हो और मैं भी खुद से नज़रें न मिला सकूं। क्योंकि गुस्सा, नफरत अपनी जगह सही, लेकिन जब जब तुम्हें अपने सामने देखता हूं मेरा दिल बेकाबू होने लगता है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, इसीलिए अब तक तुम्हारे करीब नहीं आया हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं अपनी सारी हदें पार करने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। कुमुद तंज भरी हंसी हंसते हुए बोली, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? मुझ पर हावी हो सकते हैं, मुझसे ज़बरदस्ती कर सकते हैं, मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले कि वो कुछ और भी कहती, शौर्य के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। ये लड़की बार बार ऐसी बातें करके उसके दिल में हमेशा आग लगा देती थी। कुछ सोचता हुआ शौर्य उस पर झुक चुका था। कितनी ही देर तक वो उसके होंठों की नरमी चुराता रहा और फिर उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, सबसे पहली बात, तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम पर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, बल्कि अपना हक वसूल करूँगा। मैंने तुम्हें काफ़ी वक्त से छूट दे रखी थी, क्योंकि मुझे लगा शायद तुम्हें समझ आ जाएगी और तुम मेरी मोहब्बत की ज़बान समझने लगोगी। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर अब मुझे यकीन हो गया है कि जब तक तुम्हें एक डोज नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें अकल नहीं आएगी। उसने कुमुद के बाजू अपने हाथों में थाम लिए। ये आप क्या करने जा रहे हैं? उसकी सांसें बुरी तरह से फूल रही थीं। उससे बात करना मुश्किल हो रहा था। वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। नहीं नहीं, खबरदार, जो आपने मुझे, वो चीखते हुए बोली, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो उसके अंदर दबे हुए जज्बातों को जगा चुकी थी और वो उस पर पूरी तरह हावी हो गया था। कितने दिनों से वो उससे बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। जब भी उसका दिल उसकी तरफ हुमकता तो वो अपने दिल को समझा लेता था कि नहीं, अभी नहीं। लेकिन आज जब उसके करीब हुआ तो आज वो उस पर टूट कर बरसा था। सुबह जब कुमुद सोकर उठी तो उसे अपना वजूद बहुत बिखरा बिखरा महसूस हुआ। एक नज़र उसने सोए हुए शौर्य पर डाली, जो दुनिया जहान से बेखबर नींद के मजे ले रहा था और दूसरी तरफ उसकी नींदें हराम कर चुका था। उसने रोते हुए उसके चौड़े सीने पर अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से मुक्के मारना शुरू कर दिए थे। शौर्य, धनंजय, बहुत बुरे हो तुम। जबकि शौर्य ने अगले ही पल उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया था और फिर उसे अपने ऊपर खींचते हुए अपनी बाहों में समेट लिया और फिर उसके बिखरे बालों को समेटते हुए बड़े ही ठंडे अंदाज में कहने लगा, रोना धोना बंद करो। मुझे चीखती चिल्लाती हुई औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं, और ना ही तुम्हारे आंसू देखकर मैं पिघलने वाला हूँ। जब इंसान प्यार से समझाता है तो तुम औरतों को समझ नहीं आता। तुम लोगों के साथ ऐसे ही करना जरूरी होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे आपसे कितनी नफरत है। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, शौर्य ने उसे अपने सीने से हटाया और खुद भी उठकर बैठ गया और उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोला, मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर लूँगा। तुम उसकी फ़िक्र बिल्कुल मत करो। मेरे दिल में कभी भी आपके लिए मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। उसने एक और कोशिश की थी, सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम रोती हुई मेरे पास आओ और मुझसे मोहब्बत की भीख मांगो, लेकिन उस वक्त मेरा दिल पत्थर का बन चुका हो, जिसमें तुम्हारे लिए कोई जगह न बचे। वो सामान्य अंदाज में बोला था, लेकिन उसकी बात ने कुमुद के दिल को न जाने क्यों हिलाकर रख दिया था। वो गौर से उसके चेहरे को देखने लगी, जो उसके बेहद करीब था। अगर वो चाहती तो उसके चेहरे को छू सकती थी, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। वो बिना पलकें झपकाए उसके चेहरे को देखती रही। अब शौर्य के लबों पर हल्की हल्की शरारती मुस्कान बिखरने लगी थी। तुम्हारा अपना ही हूँ, जितना चाहो मुझे देख लो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तुम मुझे छुप छुप कर देखती हो और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसके शरारत से बोलने पर कुमुद एक पल के लिए हड़बड़ा गई थी और जल्दी से उसके ऊपर से अपनी नज़रें हटाईं। ऐसी कोई बात नहीं है,
मैं आपको क्यों देखूंगी? वो जल्दी से इस बात से मुकर गई थी और इससे पहले लेटकर वो उसकी तरफ से करवट बदलती, शौर्य ने फिर से उसका रुख अपनी ओर कर लिया था। कुमुद, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जब मैंने तुमसे शादी की थी तब मेरी नीयत यही थी कि मैं तुम्हें अपनी गुलाम बनाकर ही रखूंगा। जब मन करेगा तुमसे दिल बहलाऊंगा और जब मन करेगा तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजरा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारी जात में दिलचस्पी लेने लगा हूँ। तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे तकलीफ देते हैं और तुम्हारे लबों की मुस्कान मुझे सुकून देती है। आज से पहले मैंने कभी भी किसी औरत की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। उनकी जात में दिलचस्पी लेना तो बहुत दूर की बात है। मैं बहुत सीधा साधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। जो कुछ मेरे दिल में होता है वो मैं बता देता हूँ और मैंने कभी कुछ भी नहीं छुपाया। अब मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत न होती तो कब का तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक चुका होता या तुम्हें तुम्हारे बाप के हवाले कर चुका होता। मगर मुझे तुमसे मोहब्बत थी और जिनसे मोहब्बत की जाती है उनका ख्याल रखा जाता है और सबसे बढ़कर उनकी इज्जत की जाती है। पिछले 2 महीने से मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें बेतहाशा मोहब्बत भी दी, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी की, तुम्हारी हर जिद मानी, यहाँ तक कि तुमने मुझे गालियाँ भी दी और अभी अभी जो तुमने मुझे मारा भी है। फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मगर कल मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। रात को जो कुछ भी हुआ वो मैं करना नहीं चाहता था। मैं तुम्हारे साथ कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था क्योंकि मैंने तुमसे मोहब्बत की है। लेकिन कल तुमने मुझे बार बार गुस्सा दिलाया था और बस यही मेरे अंदर एक कमज़ोरी है। जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता और अब तुम भी अपने दिमाग में ये एक छोटी सी बात बिठा लो कि तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं हो सकती क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी खुद से जुदा नहीं करूँगा। कहते कहते उसने अपने दिल पर कुमुद का हाथ रखा था। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है। अगर तुम इससे दूर गई तो ये धड़कना बंद कर देगा। उसने अपनी आंखें पूरी खोली, कुमुद की आंखों में देखने लगा। कुमुद ज़्यादा देर तक उसकी आंखों में देख न पाई। उसकी आंखें बहुत ही नशीली थीं और नींद की खुमार से भरी हुई थीं। अपनी बात कहकर वो एक झटके से उठ बैठा और कुमुद से बोला, जाओ जल्दी से जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। आज मैं तुम्हारे हाथों का नाश्ता करना चाहता हूँ। जबकि कुमुद चुपचाप उठकर बाहर आ गई थी। शौर्य को लग रहा था कि शायद इस लड़की को अब अकल आ चुकी है या फिर वो उसकी बातें समझ गई है। लेकिन वो नहीं जानता था कि कुमुद के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी शौर्य। तुम ये मत सोचना कि मैं खामोश हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और मान ली हैं। मैं तुम्हारी असलियत के बारे में अच्छे से जानती हूँ और जब तक मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर देती तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। वो भूल गई थी कि शौर्य का तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, बल्कि एक बार फिर से वो अपना ही नुकसान करने वाली थी और इस बार उसे माफ़ी भी मिलना मुश्किल होगी। दिन का वक्त था। वो लॉन में टहल रही थी जब वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसके पास आया। शौर्य को देखकर उसने अपने लबों पर ज़बरदस्ती मुस्कान सजा ली। मेरी कुमुद तो आज बहुत खिली खिली लग रही है। उसने आज पीले रंग का खूबसूरत सा सूट पहन रखा था जिसमें उसका रंग और भी निखरा हुआ मालूम हो रहा था। आपकी संगत जानलेवा ही इतनी थी कि मेरे पास खुलने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। उसने दांत भींचते हुए कहा, तो तुम अभी तक मुझसे नाराज़ हो? वो धीरे से जाकर उसके करीब खड़ा हो गया था और उसके कंधे पर अपनी बाहें रखकर उसके चेहरे की ओर देखने लगा। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपसे एक शिकायत है। उसने अपनी नज़रें झुकाई हुई थीं। जब काफ़ी देर तक कोई जवाब ना आया तो उसने बेख्याली में नज़रें उठाकर देखा। शौर्य बहुत गौर से उसे देख रहा था। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक नहीं बल्कि 4 प्यारी प्यारी सी बेटियाँ हों और वो बिल्कुल चारों तुम जैसी हों। उसने अनोखी सी फरमाइश की थी। उसकी बात सुनकर कुमुद के गाल लाल हो गए थे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मतलब कैसी बातें कर रहा हूँ? माँ तो तुम्हें बनना ही है और अब तो मैं कोशिश करूँगा तुम्हें जल्द से जल्द ये तोहफा दे सकूँ। वो शरारती अंदाज में बोला था तो वो शर्म से पानी पानी हो गई। इससे पहले कि वो वहाँ से जाती, शौर्य ने ज़ोर से उसका बाजू पकड़ा और अपनी ओर खींचते हुए कहा, सुनो, मैं तुम पर दोबारा से एतबार कर रहा हूँ। इस बार मेरा एतबार मत तोड़ना वरना मैं चकनाचूर हो जाऊँगा। तुम नहीं जानती, एक बार पहले भी मैं टूटा था और मेरी किर्चियों से सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे आसपास के लोगों को ही हुआ था। मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुँचे, इसलिए अब जो भी करना सोच समझ कर करना। अपना बाजू छुड़ाकर वो भागती हुई कमरे में चली गई जबकि शौर्य उसकी पीठ को देखता रहा। उसने कुर्सी के साथ टेक लगा ली और अपने अतीत के बारे में सोचने लगा।
वो दिन शौर्य आज तक नहीं भूल पाया जब पहली बार वो उस लड़की की तरफ आकर्षित हुआ था, जब पहली बार उसने उसे देखा था। बल्कि उसके साथ साथ एक बिजनेसमैन भी था और उसका बिजनेस दूर दूर के देशों तक भी फैला हुआ था। उसके बिजनेस के इतना व्यापक होने के पीछे एक वजह थी, वो बहुत ही ईमानदार इंसान था। उसे झूठ, फरेब और धोखे से सख्त नफरत थी, चाहे वो अपने आपसी रिश्तों में हो या फिर बिजनेस में। जो भी लोग उसे धोखा देने की कोशिश करते थे वो उन्हें अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह निकाल देता था, कभी उनकी तरफ दोबारा नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। यूनिवर्सिटी के इवेंट में उसने पहली बार कुमुद को देखा, जो अनारकली का किरदार निभा रही थी। वो बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी। आज से पहले उसने इतनी कीमती खूबसूरती को नहीं देखा था। न चाहते हुए भी वो उसकी पर्सनालिटी में दिलचस्पी लेने लगा। पूरे शो में उसकी नज़रें सिर्फ उसी पर जमी रहीं। ये बात मीडिया ने भी नोट कर ली थी और उसके बाद में उसकी वीडियो भी वायरल हो गई थी, जिसे शौर्य ने कुछ ही घंटों में इंटरनेट से हटवा दिया था। कुमुद को भी शो के दौरान लगातार महसूस हो रहा था कि कोई उसे बहुत ही गौर से देख रहा है, जिसकी वजह से वो बार बार कंफ्यूज भी हो रही थी। शो ख़त्म होने के बाद जब उसने उस दिशा में देखा तो एकदम से कांप उठी थी, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उसके पिता का सबसे बड़ा दुश्मन था। कुमुद के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और बिजनेस के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करते थे। उन्हें अपने बिजनेस से बेहद मोहब्बत थी और उसे खड़ा करने के लिए उन्होंने न सिर्फ अपनी मेहनत बल्कि बहुत सारा वक्त भी लगा दिया था। यही वजह थी कि वे अपनी इकलौती बेटी को भी वक्त और मोहब्बत नहीं दे पाए थे, जिसकी शिकायत कुमुद को हमेशा रहती थी। वो अक्सर अपने पापा के सामने रोने लगती कि आपके पास मुझे देने के लिए दिन के 5 मिनट भी नहीं हैं। उसकी माँ का तो उसके बचपन में ही निधन हो गया था। उसके पिता ने दूसरी शादी भी नहीं की थी, या फिर शायद वो जानबूझकर किसी जिम्मेदारी में बंधना नहीं चाहते थे। दोनों बाप बेटी अकेले ही एक ही घर में रहते थे। बचपन से लेकर अब तक वो अपने सारे काम खुद ही संभालती आ रही थी, क्योंकि उसके पापा ने साफ साफ कह दिया था कि मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता। मैं तो तुम्हें तुम्हारी नानी के पास भेजना चाहता था, मगर वो तुम्हें रखने के लिए तैयार नहीं है। अब जो भी करना है तुम्हें खुद ही करना होगा। अगर पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे कह सकती हो, लेकिन इसके अलावा मुझसे किसी भी चीज़ की उम्मीद मत रखना। वो हैरान थी, आखिर वो किस तरह के पिता हैं जिन्हें अपनी बेटी की जरा भी परवाह नहीं और जिन्हें उसकी परेशानियों तक का पता नहीं। रात के खाने पर ही उसकी अपने पापा से मुलाकात हो पाती थी, वो भी सिर्फ 15-20 मिनट की खामोशी में ही वो गुजर जाता था। अगर वे कभी कुछ कहते भी थे तो सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में या कभी कभार उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेते थे। ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने उसकी जात में तब दिलचस्पी ली थी जब उसके नंबर बहुत कम आए थे। उन्होंने उस वक्त उसे अपने कमरे में बुलाया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, मैं तुम्हारी फीसें इसलिए नहीं भर रहा कि तुम मुझे ऐसी प्रोग्रेस दिखाओ, इससे तो अच्छा है मैं तुम्हें किसी सरकारी स्कूल में डाल दूँ। अब वो अपने पापा को कैसे बताती? वो पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश तो करती है, लेकिन डिप्रेशन की वजह से ऐसा कर नहीं पाती। उसका तो कोई दोस्त भी नहीं था जिससे वो अपने दिल की बातें शेयर करती। उसके कजिन्स उससे बात नहीं करते थे, वे उसे घमंडी समझते, जबकि हकीकत तो ये थी कि वो मोहब्बत को तरसी हुई लड़की थी। अगर उसे किसी से भी जरा सी मोहब्बत मिलती तो वो उसी तरफ खींची चली जाती थी। जब उसने कॉलेज में दाखिला लिया तो उसकी मुलाकात रिया से हुई, जो उसकी सबसे अच्छी सहेली बन गई। उसी ने उसे जीना सिखाया था। वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौटने लगी थी और अपना ज़्यादातर समय रिया के घर पर ही बिताती। रिया के पापा भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी आकाश मेहरा से अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों ने साथ में बिजनेस करने का फैसला कर लिया। मगर थोड़े ही समय बाद रिया के पापा कमलेश आहूजा ने आकाश मेहरा को बिजनेस में धोखा दे दिया और उन पर भारी कर्ज चढ़ गया। ये एक और वजह थी कि वे अपनी बेटी से और भी ज़्यादा दूर हो गए थे। वो इस सब का जिम्मेदार अपनी बेटी को ही समझते थे, हालांकि इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। रिया खुद कुमुद के सामने बहुत शर्मिंदा थी और उससे माफ़ी मांगती रहती। इस बिजनेस को दोबारा से स्थापित करने के लिए उन्होंने शौर्य धनंजय से कर्ज लिया था और उससे वादा किया था कि वे 2 महीनों के बाद ही ये कर्ज ब्याज के साथ चुका देंगे। यही पहली बार था जब उनकी मुलाकात शौर्य से हुई थी। 2 महीने गुजर चुके थे, लेकिन उनका बिजनेस संभलने की बजाय और भी डूबता चला गया। मजबूरी में उन्होंने और ज़्यादा कर्ज ले लिया और अब वे पूरी तरह कर्ज में डूब चुके थे। उस लड़की को पहली बार देखने के बाद शौर्य उसके पीछे चला आया ताकि उससे बात कर सके, जबकि कुमुद उसे देखकर गुस्सा हो गई, क्योंकि उसे लड़कों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसे वक्त की बर्बादी समझती थी।
शौर्य भी उसे एक फ्लर्टी लड़का ही लगा था। मेरी एक बात तो सुन लो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शौर्य चाहता था वो अपनी मोहब्बत का इजहार अभी और इसी वक्त कर दे, क्योंकि वो कोई भी बात अपने दिल में रखने का आदी नहीं था। वो इतना समझदार जरूर था कि उसे पता था कि अब वो सारी ज़िंदगी सिर्फ इसी लड़की के साथ बिताएगा। मगर मुझे अब से कोई बात नहीं करनी, बेहतर होगा मेरे रास्ते से हट जाएं। ऐसे कैसे बात नहीं करोगी? तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ। शौर्य का ख़ानदानी घमंड फिर से जाग उठा था। तुम्हारी हरकतें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम ख़ानदानी हो, क्योंकि अगर तुम ख़ानदानी होते तो कभी भी किसी लड़की के पीछे ना आते और उसे परेशान न करते। ये सुनकर शौर्य का दिमाग गुस्से के मारे भड़क उठा था। वो वैसे भी गुस्से का बहुत तेज था, मगर न जाने क्यों इस लड़की की वजह से खुद को संभाले हुए था। इससे पहले वो वहाँ से जाती, शौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और बेख्याली में ही कुमुद का हाथ उठा और शौर्य के चेहरे पर निशान छोड़ गया। उसने उंगली उठाकर शौर्य को धमकी देते हुए कहा, आज के बाद मुझे हाथ लगाने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। शौर्य के गार्ड्स तेजी से आगे आए और शौर्य के पास आते हुए बोले, साहब अगर आप कहें तो हम उस लड़की को उठा लें। खबरदार, जो तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी सोचा। शौर्य ने अब तक अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा हुआ था। ये पहली बार हुआ था कि किसी लड़की ने उस पर हाथ उठाया था और उसकी आंखों में आंखें डालकर बात की थी। वाकई उस लड़की में कुछ खास बात जरूर थी। इसके बारे में पता लगा और मुझे बताओ ये कौन है, कहाँ से है और क्या करती है। जी सर, आप बेफिक्र रहें। कुछ ही समय बाद उसे सारी जानकारी मिल गई थी कि वो उसके कर्जदार की बेटी है। शौर्य के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सबसे पहले उसने इज्जत के साथ आकाश मेहरा से बात करने का फैसला किया और कहा, आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? वो अभी बहुत छोटी है और आपसे उम्र में काफ़ी छोटी होगी, कम से कम 12 साल तो छोटी ही होगी। देखो, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। इस तरह की बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम पहले ही मेरे कर्जदार हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूं, तो इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। वो इस वक्त ड्राइंग रूम में उसके पापा से बातें कर रहा था, जबकि कुमुद बाहर खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही थी। जब उसने ये सब सुना तो ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि इंसान इतना गिरा हुआ हो सकता है कि उसकी मजबूरी का सौदा करने आ पहुंचा। उसके बाप को ब्लैकमेल कर रहा था और जब उसके पिता का जवाब आया तो उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। आकाश मेहरा ने कहा, ठीक है, तुम मुझसे शादी कर सकते हो, लेकिन बदले में मुझे एक मोटी रकम भी दोगे, जिससे कि मैं अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर सकूं। अरे मेरे प्यारे ससुर साहब, आप टेंशन क्यों लेते हैं? आपको इतना पैसा दूंगा कि आप दूसरा बिजनेस भी शुरू कर सकें। शौर्य खिलखिलाकर हंसते हुए बोला और वहाँ से बाहर निकल गया। दरवाजे के करीब ही कुमुद उसे खड़ी मिली, जो खूंखार नज़रों से उसे घूर रही थी। तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगी। ये बात मुझसे नहीं, बल्कि अपने बाप से जाकर करो, जो तुम्हारा सौदा कर चुके हैं, और अब से तुम मेरी गुलाम हो। शाम को ही आ रहा हूँ अपने आदमियों को लेकर। तुमसे शादी करके हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा और कोई भी मुझे रोक नहीं सकेगा, यहाँ तक कि तुम खुद भी नहीं। क्यूट लिटिल गर्ल, वो उसके माथे पर उंगली रखकर उसे पीछे धकेलता हुआ बोला था और गुस्से से उसका मुंह लाल हो गया और शौर्य को यह देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। इसके बाद कुमुद अपने पिता के पास गई और चिल्लाते हुए बोली, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है कुमुद। वो इंसान तुमसे प्यार करता है और तुमसे शादी भी करना चाहता है। तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत की चमक देखी है। पापा, क्या आप भूल गए? कल रात आपने खुद ही मुझे बताया था कि वो आदमी कितना घटिया है। उस पर गैर कानूनी गतिविधियों के शामिल होने का शक है। इसके अलावा वो लड़कियों की, आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं अपने देश के गद्दार से शादी करूंगी? मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। अगर आपने मुझ पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, मेहरा साहब ने नौकरानी को आवाज़ दी और कहा, मैडम जी को उनके कमरे में ले जाओ और दरवाज़ा बंद कर दो, और जब तक मैं न कहूँ तब तक इन्हें बाहर आने की इजाज़त नहीं है। अब ये सिर्फ शादी के वक्त ही बाहर आएगी। नौकरानी उसे खींचते हुए कमरे में ले गई। कुमुद चीखती चिल्लाती रही, मगर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था और शाम को उसकी शादी ज़बरदस्ती शौर्य से करवा दी गई। उसने गन पॉइंट पर कुमुद से शादी की थी, जिससे कि उसके दिल में शौर्य के लिए नफरत और भी बढ़ गई। और रात के वक्त जब शौर्य कमरे में दाखिल हुआ
तो कुमुद चादर सिर से लेकर पांव तक ओढ़े आराम से बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। वो तेजी से उसके पास गया और चादर हटाते हुए गुस्से से बोला, ये क्या बदतमीजी है। वो जो थोड़ी देर पहले ही सो गई थी आंखें मलते हुए उठ बैठी। ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए कि क्या बदतमीजी है। आपको दिख नहीं रहा कि मैं सो रही थी? अच्छी तरह दिख रहा है, लेकिन क्या तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि सुहागरात को दुल्हन अपने पति का इंतजार करती है और तब तक श्रृंगार नहीं उतारती जब तक कि वो उसकी तारीफ ना कर दे। पहली बात तो ये है मिस्टर कि मैं आपको अपना पति मानती ही नहीं, और दूसरी बात, इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती शौर्य उसके ऊपर झुक गया और उसकी बाकी की बात होठों के अंदर ही दम तोड़ चुकी थी। वो बेखुदी में उसके होठों की नरमी चुराने लगा था। अच्छा, पहली बात तो तुम्हारी समझ में आ गई, अब दूसरी बात बताओ कि वो क्या है। वो शरारती अंदाज में बोला, और उसके कांपते हुए वजूद को देखना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो असल में वो हकलाने लगी थी। उससे बात पूरी करना मुश्किल हो रहा था। शौर्य के नरम होठों का स्पर्श उसे अभी भी अपने होठों पर महसूस हो रहा था। हाँ हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है, बोलो आगे। शौर्य फिर से मुस्कुराते हुए बोला, प्लीज मुझसे दूर हो जाओ। अब की बार उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसे अपनी बेबसी का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू देखकर शौर्य एक पल के लिए घबरा गया और तेजी से उठकर बैठ गया। उसने कभी किसी औरत को इस तरह रोते हुए नहीं देखा था। जब वो छोटा था तभी उसके माँ बाप का देहांत हो गया था। उसकी परवरिश उसके चाचा ने की थी। उसके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था जो उसे विरासत में ही मिला था। उसने उस बिजनेस को बखूबी संभाला भी था। उसके चाचा बहुत ही अच्छे इंसान थे जो सब कुछ उसे सौंप कर दूसरे देश में बस गए थे। शौर्य के पास बेहिसाब दौलत थी, जिसकी वजह से उसके पास ढेरों गार्ड्स और हथियार भी थे। देश में जो भी गैर कानूनी काम होते उसे सबसे पहले शौर्य और पुलिस को जवाब देना पड़ता था। वो अपने देश से बेइंतहा मोहब्बत करता था और अपने देश के लिए वो कुछ भी कर सकता था, मगर उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई गई थीं, जिनमें से कुछ कुमुद ने भी सुनी थी। यही वजह थी वो उससे नफरत करती थी, लेकिन जहाँ तक औरतों की इज्जत की बात थी तो वो उनका बेहद सम्मान करता था। पिछले महीने भी उसने 2 ट्रकों को छुड़वाया था जिन्हें दूसरे देश में लड़कियों की भेजा जा रहा था, और यहाँ ये लड़की उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि वो औरतों की इज्जत का दुश्मन है। यही बातें उसे गुस्सा दिलाती थीं और वो चाहता था कि कुमुद के दिल से सारी गलतफहमियां मिटा दे। मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। सुहागरात को ही उसने कुछ बातें साफ कर दी थी। मैं इस रिश्ते के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें जितना वक्त चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मगर इस दौरान मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वफादारी करो। किसी भी तरह का धोखा मत देना, क्योंकि मुझे धोखेबाज लोगों से सख्त नफरत है। मैं वादा करती हूँ कि कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगी। ये बात तो उसने कह दी थी, मगर अगले ही दिन उसने भागने की कोशिश की थी। वो पिछले दरवाजे से बाहर निकल रही थी, लेकिन सामने खड़े शौर्य को देखकर उसके पैरों से जमीन खिसक चुकी थी। नहीं मेरी छोटी सी चूहिया, तुम मेरी इजाज़त के बिना यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती। अब अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से अंदर जाओ और दोबारा ऐसी कोशिश मत करना। पहली बार तो उसने उसे प्यार से समझाया था। दूसरी बार जब उसने फिर से भागने की कोशिश की तो सजा के तौर पर शौर्य ने उसे स्विमिंग पूल में फेंक दिया था, मगर बाद में जब उसकी तबीयत बिगड़ गई तो वो खुद भी बुरी तरह पछताया था। लेकिन कुमुद थी कि मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। शौर्य ने एक बार फिर उसे माफ़ कर दिया था और उसने खुद भी माफ़ी मांगी थी। देखो, मेरे अपनाने का तरीका थोड़ा गलत था। मुझे तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करता। मैंने कभी किसी लड़की का हाथ मांगा ही नहीं। बस तुम मुझे अच्छी लग गई और मैं तुम्हें मांगने तुम्हारे घर चला गया, और जैसा मुझे सही लगा मैंने तुमसे शादी कर ली। उसने बड़ी मासूमियत से कहा था कि कुमुद न चाहते हुए भी हंस पड़ी थी। वो गलत तो नहीं कह रहा था। उसने आज तक किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं ली थी और ना ही वो इस तरह की औपचारिकताओं को समझता था। जब भी उसने कुछ किया था तो अपने तरीके से किया था। इस बार भी उसने डंके की चोट पर अपनी मोहब्बत से शादी की थी। दिन तेजी से बीत रहे थे। अब कुमुद उसकी मौजूदगी में हल्की हल्की दिलचस्पी लेने लगी थी। शायद वो समझ चुकी थी उसके साथ रहने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। हर रात शौर्य उसे अपने साथ वॉक पर ले जाता। एक रात जब वे दोनों हाथ में हाथ डाले चल रहे थे, अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजी और एक गोली शौर्य के हाथ में लगी और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उस दिन वो अपने बॉडीगार्ड्स के बिना था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। विनोद तेजी से वहाँ पहुँचा। वो अपने कुछ आदमियों के साथ आया था। उसने कुमुद का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें इसकी कैद से आज़ाद कराने आया हूँ, मेरे साथ चलो। तुम्हारे पापा आकाश मेहरा ने मुझे भेजा है।
उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, इसलिए कुमुद उसका चेहरा नहीं देख पाई। एक नज़र उसने जमीन पर पड़े शौर्य पर डाली और अगले ही पल वो विनोद के साथ चल पड़ी, बिना ये सोचे कि जिसे वो छोड़कर जा रही है वो उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार था। विनोद उसे अपने अड्डे पर ले गया। वहाँ पहुँचकर कुमुद को एहसास हुआ कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। विनोद जोर से हंसते हुए बोला, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की नहीं देखी। अब वो भी होश की दुनिया में आ चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था, मगर अब पछताने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? इससे पहले वो विनोद पर झपटती, उसने कुमुद के हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। नहीं मेरी रानी नहीं, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें बिना हाथों का कर दूंगा। उसकी आवाज़ में नफरत घुली हुई थी। तुम्हारे पति ने हमारा ट्रक पकड़वा दिया था, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ था। जब तक वो हमारा नुकसान पूरा नहीं करेगा तब तक तुम्हें उसके हवाले नहीं किया जाएगा। जब शौर्य को होश आया तो उसकी बाह में तेज दर्द हो रहा था। कुछ देर पहले की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं कि कैसे कुमुद उस अनजान आदमी का हाथ थामकर उसे दर्द में तड़पता हुआ छोड़कर चली गई थी। जिंदगी और मौत में झूलते शौर्य की उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी। उसका दिल तकलीफ से छलनी हो गया। कुमुद ने उसे एक बार फिर से धोखा दिया था। वो दर्द से चीख रहा था, लेकिन ये दर्द उसके बाजू का नहीं बल्कि वो था जो अपने दिल में महसूस कर रहा था। लगभग 1 महीना बीत चुका था और शौर्य ने अभी तक उन लोगों को कोई कॉल नहीं की थी। अब विनोद भी बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था, क्योंकि कुमुद की हरकतें बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। मैंने तुम्हारी बीवी को अपने कब्जे में रखा हुआ है, तो उसे अपने कब्जे में ही रहने दो, शौर्य ने लापरवाही से कहा। इसका क्या मतलब है? विनोद के तो पसीने छूट गए थे। मतलब साफ है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। तुम उसके साथ जो चाहे वैसा कर सकते हो। वो हद से ज़्यादा सुकून में था। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? विनोद ने बेचैनी से कहा। हाँ, मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है। अब वो तुम्हारी हुई, उसके साथ जो चाहे करो। स्पीकर ऑन था और ये सारी बातें कुमुद खुद भी सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब विनोद भी पूरी तरह तंग आ चुका था। ठीक है, जब इसके पति ने खुली इजाज़त दे दी तो इसका फ़ायदा उठा लूँ, वरना मैं तो इसके पति को ब्लैकमेल करने की खातिर अब तक इसके करीब भी नहीं गया था। वो उसकी तरफ बढ़ा ताकि उसे अपने कब्जे में कर सके, मगर तभी किसी ने उसके सर पर जोर से कोई चीज़ मारी और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। वो व्यक्ति नकाब में था। उसने कुमुद से कहा, आप जल्दी से यहाँ से भाग जाएं। कुमुद वहाँ से भागने में कामयाब हो गई और जब वो अपने घर पहुँची तो सीधा अपने कमरे में गई और शौर्य का गिरेबान पकड़कर झकझोरते हुए चिल्लाई, तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। शौर्य ने ठंडे लहजे में कहा, देखो लड़की, मेरा गिरेबान छोड़ो। अब तुम्हें मुझसे कोई हक नहीं। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुमने मेरी मदद की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों करता? जब तुम मुझे मरने के लिए वहाँ छोड़ गई थी तो मैंने भी फैसला कर लिया कि तुम्हें वहीं छोड़ दूँ। कुमुद ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। ना तो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और ना ही मेरे पापा मुझसे मोहब्बत करते हैं। मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। पहले पापा ने मुझे छोड़ दिया, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी, और अब तुमने भी मुझे छोड़ दिया। शौर्य ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में कहा, तुम जानती हो कि तुम मेरे साथ चाहे जितनी भी ज्यादती कर लो, मगर तुम्हारे आंसू फिर भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। मेरा दिल दुखता है। आंसू बहाना बंद करो, मुझे तकलीफ़ हो रही है। वो एक पल के लिए रुका और फिर गंभीर लहजे में बोला, जिस इंसान ने तुम्हें वहाँ से छुड़वाया उसे मैंने ही वहाँ भेजा था। वो 24 घंटे तुम्हारे ही साथ रहता था ताकि तुम्हें किसी तरह का नुकसान न पहुँचे। जहाँ तक उस घटिया इंसान की मांगों का सवाल था तो मैं मरकर भी पूरा नहीं कर सकता था। अगर मैं चाहता तो अगले ही दिन तुम्हें वहाँ से निकलवा सकता था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था तुम खुद सच्चाई जानने के बाद क्या करोगी। शौर्य की आंखों में सुकून झलक रहा था। और तुम यकीन नहीं कर सकती, तुम्हें यह देखकर मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है। अगर तुम चाहती तो अपने पापा के पास भी जा सकती थी, मगर तुम मेरे पास आई। उसके लबों पर हल्की मुस्कान आ गई थी। असल में शौर्य ने तो उसे उसी दिन माफ़ कर दिया था। वो जानता था कुमुद अभी छोटी है, नादान है, जबकि वो खुद समझदार था और उसने समझदारी का सबूत भी दिया था। कुमुद ने आंखों में दृढ़ता के साथ कहा, मैं आपसे पक्का वादा करती हूँ कि अब कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगी। शौर्य हल्के से मुस्कुराया। शौर्य की जान, आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। उसके ये कहते ही कुमुद खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। शौर्य की मुस्कुराहट देखकर कुमुद को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही शौर्य है जो कुछ दिन पहले तक उससे इतना नाराज था। उसने एक लंबी सांस ली और नजरें झुका लीं। कुमुद, शौर्य ने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा अपनापन था। अब जब तुमने वादा कर ही लिया है तो मुझे कभी धोखा नहीं दोगी ना?
तो एक और वादा करो। शौर्य ने उसकी ठोड़ी हल्के से ऊपर उठाते हुए कहा कि तुम अब मुझसे दूर जाने की कभी कोशिश नहीं करोगी। कुमुद ने नजरें फेर लीं। मुझे सोचने दो, उसने धीरे से कहा। शौर्य हल्का सा हंसा। सोचने के लिए नहीं, वादा करने के लिए कहा है। और कुमुद कुछ नहीं बोली, वो बस उसके चेहरे की गहराइयों को देखती रही। शौर्य ने उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लिया और नरमी से दबाया। कुमुद, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम अपनी मर्जी से मेरे पास रहो। उसकी बातों में जो सच्चाई थी उसने कुमुद के दिल को झंझोड़ दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें कोई दुख न दूं, कुमुद ने धीमे से कहा और उसके सीने पर सर रख दिया और शौर्य ने उसे अपनी पनाहों में समेट लिया। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।